हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लैम्ब के फेमस पर्सनल एसे ड्रीम चिल्ड्रन का समरी और क्रिटिकल एनालिसिस। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे इसकी समरी से। चार्ल्स लैम्ब बिगिंस हिज एसे, यानी कि चार्ल्स लैम्ब अपने एसे की शुरुआत करते हैं ड्रीम चिल्ड्रन, जिसका नाम है, बाय डिस्क्राइबिंग टू हिज यंग चिल्ड्रन एलिस एंड जॉन द टेल्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो क्या कर रहे हैं, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने दो छोटे बच्चों को जिनका नाम है एलिस एंड यंग। उनको वो टेल्स यानी कि कहानियां सुना रहे हैं अपने बचपन की, व्हेन ही यूज्ड टू लिव विद हिज ग्रेट ग्रैंडमदर मिसेस फील्ड, जब वो अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर यानी कि अपनी दादी मिसेस फील्ड के साथ रहते थे। इन अ नॉस्टैल्जिक टोन, यानी कि ये जो ऐसे है इसकी टोन कैसी है, नॉस्टैल्जिक है। नॉस्टैल्जिक मतलब पुराने किसी समय को याद करने या उसको वापस जीने की इच्छा, पाने की इच्छा। तो इन अ नॉस्टैल्जिक टोन लैम्ब नैरेट्स टू द चिल्ड्रेन। तो एक नॉस्टैल्जिक टोन में जो है ये मिस्टर लैम जो है वो इन बच्चों को नैरेट कर रहे हैं यानी सुना रहे हैं द ह्यूमरस डिटेल्स ऑफ हिज टाइम स्पेंट इन हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। तो वो ह्यूमरस डिटेल्स दे रहे हैं यानी अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं जो कि इन्होंने अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के घर में बिताया था। द लव बिटवीन द टू ब्रदर्स चार्ल्स एंड जॉन। तो चार्ल्स लैम्ब जो थे उनके भाई का नाम जॉन था। तो इन दो भाइयों के बीच का जो प्रेम था उसके बारे में भी ये बता रहे हैं। देयर फ्रीक्वेंट वैंडरिंग एंड मिसचीव्स इन द ग्रैंड हाउस एंड देयर मेमोरीज ऑफ द ऑर्चिड ट्रीज एंड द फिश पॉन्ड। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने फ्रीक्वेंट वॉन्डरिंग के बारे में बता रहे हैं, कैसे हम लोग इधर उधर घूमते फिरते भटकते रहते थे, अपने मिसचीव्स के बारे में, अपनी शैतानियों के बारे में बता रहे हैं उस ग्रैंड हाउस में। और उन यादों के बारे में बता रहे हैं। किन चीज़ की यादें, जो वहाँ पर ऑर्चिड ट्री था और एक मछलियों का तालाब था, उन सब चीज़ों के बारे में ये अपने बच्चों को बता रहे हैं। द टोन ऑफ द essay शिफ्ट फ्रॉम ह्यूमरस टू ट्रेजिक। और इसके बाद क्या होता है कि जो टोन है इस essay की वो ह्यूमरस से बदलकर ट्रेजिक हो जाती है। When Lamb describes the death of his beloved brother, जब जो है लैम डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं अपने बिलव्ड ब्रदर यानी जिसका नाम है जॉन, तो उसकी डेथ के बारे में जब बताते हैं, एंड ग्रेट ग्रैंड मदर, और इनकी जो ग्रैंड मदर थी, ग्रेट ग्रैंड मदर थी, उनकी डेथ के बारे में बताते हैं, whom he loses at an early age of his life, जिन्हें कि वो खो देते हैं अपने जिंदगी की बहुत कम ही उम्र में। The essayist's unfulfilled longings and desires are also evident in his work। और ये जो एसेइस्ट हैं इनकी अनफुलफिल्ड लॉन्गिंग्स का मतलब होता है तीव्र इच्छा। तो जो उनकी इच्छाएं हैं जो कि पूरी नहीं हो सकी हैं, और उनकी डिजायर मतलब भी इच्छाएं, तो जो उनकी इच्छाएं हैं जो कि पूरी नहीं हो सकी हैं वो एविडेंट हैं इस वर्क में, यानी इस एसे में उनकी ये सभी इच्छाएं दिखाई देती हैं। When he narrates to the children the events and incident from his past life, जब वो इन बच्चों को बता रहे हैं, नैरेट कर रहे हैं यानी सुना रहे हैं उन घटनाओं के बारे में जो कि इनकी पास्ट लाइफ से, इनके बचपन की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। द essay highlights द थीम ऑफ लॉस, यानी कि ये जो essay है वो क्या हाईलाइट कर रहा है, इसकी थीम है लॉस की एंड रिग्रेट एट लैम्स लाइफ। तो ये essay जो है वो चार्ल्स लैम्ब की जिंदगी के लॉस और रिग्रेट को हाईलाइट कर रहा है। द essayist रिफ्लेक्ट्स नॉस्टैल्जिकली ऑन हिज चाइल्डहुड, यानी कि ये जो एसेइस्ट हैं चार्ल्स लैम्ब, वो जो है एक बार फिर से वापस मुड़ के अपने चाइल्डहुड को देख रहे हैं नॉस्टैल्जिया के साथ, एंड रिग्रेट्स द लॉस ऑफ हिज डियर वन, और जो उनके प्रिय हैं, उनके भाई और उनकी दादी, उनके उनको खो देने के, उनका जो लॉस हुआ है उसके बारे में वो बहुत अफसोस कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। He also feels depressed on the loss of his unrequited love। अनरिक्वाइटेड का मतलब होता है अनुत्तरित या एक तरफा। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये और जो है बहुत डिप्रेस हैं, किसकी वजह से, द लॉस ऑफ हिज अनरिक्वाइटेड लव एलिस, यानी एलिस कोई लड़की थी जिसे वो प्रेम करते थे, उसके बारे में भी ये बहुत दुखी हो रहे हैं।
एंड रिग्रेट्स नॉट मैरिंग हर, और उन्हें इस बात का भी अफसोस है कि उन्होंने उससे शादी नहीं की। Moreover, Lamb regrets that the happy and joyous day of his childhood are gone in a blink of an eye. और इसके अलावा वो इस बात के लिए भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि उनके बचपन के जो खुशहाल दिन थे वो पलक झपकते ही बीत गए। ड्यूरिंग हिज एडल्टहुड, यानी कि अब जब वो बड़े हो गए हैं अपनी एडल्टहुड के दौरान, लैम टेक्स हिज लोनलीनेस टू द हार्ट, desperately yearning for the return of the old happier days of his life। तो अपनी एडल्टहुड में ये जो चार्ल्स लैम्ब है ये क्या कर रहे हैं, ये अपने दिल में डेस्परेट यर्निंग महसूस कर रहे हैं। यर्निंग मतलब किसी चीज़ को पाने की इच्छा। तो ये डेस्परेटली यर्निंग महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं किस चीज़ के लिए, कि जो उनके ओल्ड हैप्पियर डेज थे उनकी ज़िंदगी के, वो उनके पास एक बार फिर से वापस लौट आए। द एसे रीचेज इट्स क्लाइमैक्स, और ये जो एसे है वो अपने क्लाइमैक्स पर तब पहुंचता है व्हेन द रीडर्स बिकम अवेयर, जब रीडर्स को पता चलता है ऑफ द रियलिटी, सच्चाई के बारे में। और वो सच्चाई क्या है, दैट द चिल्ड्रन लिसनिंग टू लैम्स स्टोरीज, की जो बच्चे लैम्प की कहानी सुन रहे हैं, आर नथिंग बट फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन, वो और कुछ नहीं है बल्कि उनकी कल्पना है। एंड अ ड्रीम ऑफ अ स्लीपिंग मैन, और वो एक सोते हुए आदमी के सपने हैं, यानी कि वो ये सब कुछ सपने में देख रहे हैं। असल में चार्ल्स लैम्ब के कोई बच्चे तो हैं ही नहीं जिन्हें वो कहानी सुना रहे हों। दिस essay revolving around the happy childhood days and the lonely adult age। तो ये ऐसे जो है वो घूम फिर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है किसकी ओर, हैप्पी चाइल्डहुड डेज यानी बचपन के जो खुशहाल दिन हैं उनकी ओर, एंड लोनली एडल्ट एज, और एडल्ट एज में जो अकेलापन होता है उन सबको ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ब्रिंग्स टू माइंड द ट्रांजिएंट नेचर। देखिए ट्रांजिएंट नेचर क्या है, कि ये हमारे दिमाग में वो ट्रांजिएंट नेचर लाता है ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन जो बदलता रहता है उसको ये दिखा रहा है। वेयर नथिंग रिमेन्स फॉर एवर इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ, जहां पर किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जो हमेशा बनी रहे, यानी कि जिंदगी है तो बदलती ही रहती है। तो ये तो हो गई इस ऐसे की समरी। अब हम डिस्कस करेंगे इसका क्रिटिकल एनालिसिस। तो आइए चलिए देखते हैं। रिटन अबाउट अ ड्रीम वर्ल्ड, यानी कि ये ऐसे जो है वो एक ड्रीम वर्ल्ड के बारे में है। द एसे ड्रीम चिल्ड्रन बाय चार्ल्स लैम्ब बिलोंग्स टू हिज फेमस वर्क एसे ऑफ एलिया। तो इनका देखिए एक बुक आई थी एसे ऑफ एलिया, और इसी में ये ऐसे भी था ड्रीम चिल्ड्रन। तो ये इसी को बिलोंग करता है, और ये आई थी कब, 1823 में, पब्लिश्ड इन लंदन मैगजीन। तो ये लंदन मैगजीन में ये ऐसे वन बाय वन करके पब्लिश हो रहे थे। रेफरिंग टू हिमसेल्फ बाय द स्यूडोनिम एलिया, और इसका इन्होंने राइटर के नाम की जगह, चार्ल्स लैम्ब की जगह क्या नाम था, उन्होंने एक सूडोनिम का इस्तेमाल किया था जिसका इस्तेमाल राइटर्स करते हैं अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। तो एलिया नाम से उन्होंने इसको लिखा था। लैम्ब हैज पेन डाउन द एसेज एज पर्सनल अकाउंट ऑफ हिज लाइफ, और इन एसेज को लैम्ब ने अपने लाइफ के पर्सनल अकाउंट के रूप में लिखा था, जिसमें वो अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे हैं, डिवाइड ऑफ एनी डिडैक्टिक और मॉरल लेसन्स। और ये जो ऐसे हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में है, और इसमें कोई भी बहुत ज्ञानवर्धक बातें या नैतिक शिक्षा नहीं दी गई है। एनरिच्ड विद ह्यूमर, और ये समृद्ध हैं किस चीज़ से, ह्यूमर से, पैथोस से, रिग्रेट से, फॉर द टाइम लॉन्ग गॉन, उस समय के लिए जो कि बहुत पहले बीत चुका है। लैम्ब्स एसेज लीव एन एवरलास्टिंग इंप्रेशन ऑन द माइंड्स एंड हार्ट ऑफ रीडर, और जो लैम्ब के ऐसे हैं वो एक एवरलास्टिंग इंप्रेशन डालते हैं, यानी कभी ना खत्म होने वाला इंप्रेशन डालते हैं रीडर के माइंड और हार्ट पर, यानी उसके दिल और दिमाग पर। ड्रीम चिल्ड्रन बाय चार्ल्स लैम्ब हाईलाइट्स द पेन एंड रिग्रेट ऑफ लूजिंग लव्ड वंस इन लाइफ। ड्रीम चिल्ड्रन जो चार्ल्स लैम्ब का ऐसे है वो हाईलाइट करता है पेन और रिग्रेट को जो कि आता है किसी लव्ड वंस को, यानी अपने प्रियजनों को जिंदगी में खो देने की वजह से। परसुएडिंग द एसेइस्ट टू इंडल्ज इन अ ड्रीम, और ये परसुएट कर रहा है यानी कि राजी कर रहा है किस चीज के लिए, एसेइस्ट को,
एक सपने में ही रहने के लिए, यानी कि ये वापस की सच्ची दुनिया में आना ही नहीं चाहते हैं, वो सपने की ही दुनिया में, इस वजह से ये इनको ले जा रहा है। ड्रीम वर्ल्ड फैंटेसी, तो ये जो ड्रीम वर्ल्ड फैंटेसी है यानी जो उनके बचपन की यादें हैं, इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट अपॉन द स्वीट मेमोरीज ऑफ द डेज गॉन बाई। और ऐसा वो क्यों क्यों जो है वो ड्रीम की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि जो है ये इनको उनके बचपन की जो स्वीट मेमोरीज हैं, जो दिन बहुत पहले बीत चुके हैं, उनमें वापस लेकर जा रहा है। Enriched with pathos, the essay describes the importance of childhood। और पैथोस से भरा हुआ ये essay जो है, पैथोस का मतलब क्या होता है? पैथोस का मतलब होता है करुणा। तो जैसे मतलब समझिए कि इस essay में करुण रस है, जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो enriched with pathos, the essay describes the importance of childhood। तो ये essay बताता है हमें चाइल्डहुड के इंपॉर्टेंस के बारे में। एंड द डियर वंस, और जो डियर वंस हैं, हमारे प्रियजन हैं, उनके इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है। इन द लाइफ ऑफ एनी इंडिविजुअल, यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके बचपन का और उसके प्रियजनों का क्या महत्व है, ये हमें इस ऐसे से पता चलता है। विदाउट होम द वर्ल्ड अपीयर्स टू बी अ डार्क एली। एली का मतलब होता है पगडंडी। तो जिनके बिना ये दुनिया हमें एक अंधेरी पगडंडी जैसी लगती है। सफोकेटिंग द इंडिविजुअल एट एवरी टर्न, और जो कि हर टर्न पर यानी हर मोड़ पर किसी इंसान को सफोकेट करती है, ऐसी जिंदगी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे इस पोएम की समरी, सॉरी पोएम नहीं तो ऐसे है। तो इस ऐसे की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस। आपको एक बात मैं चार्ल्स लैम्ब के बारे में बताना चाहता हूँ कि चार्ल्स लैम्ब के बारे में कहा जाता है कि ही इज प्रिंस ऑफ पर्सनल एसेइस्ट, यानी कि वो बेस्ट पर्सनल एसेइस्ट थे। जो भी लोग पर्सनल एसे लिखते हैं तो वो उनके प्रिंस थे, यानी इसके वो मास्टर थे पर्सनल एसे लिखने के। और ये ऐसे भी पर्सनल एसे का ही एक एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।